गाइस एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 रोटेशन ऑफ ऑडिटर, यानी कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर हमें डिस्क्राइब करा गया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में। As per rules prescribed in the Companies Audit and Auditors Rule 2014, for applicability of section 139 subsection 2, the class of companies shall mean the following classes of companies excluding 1% companies and small companies। यानी कि इस सेक्शन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो क्लास ऑफ कंपनीज है उसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे 1% कंपनी और स्मॉल कंपनीज को। तो हम देख लेते हैं कि किन किन कंपनीज को में रोटेशन ऑफ ऑडिटर की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होते हैं। तो फर्स्टली जिसमें कि हम लिस्टेड कंपनीज को तो इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, जैसे कि जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट कमेटी, और जिसमें हमने ये देखा था कि जो हमारी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए कंपलसरी होता है ऑडिट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना। तो उसी तरीके से जो क्लास ऑफ कंपनीज जिसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, तो वैसे ही लिस्टेड कंपनी के केस में रोटेशन ऑफ ऑडिटर की जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे। उसके अलावा किन कंपनीज में होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। On unlisted public companies having paid up share capital of rupees 10 crore और more, यानी कि हर अनलिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीज है या फिर उससे ज्यादा है, तो उसमें रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर, हर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपीज है या फिर उससे ज्यादा है, तो भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट मेंशन्ड अबव, यानी कि हर वो कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल थ्रेशोल्ड लिमिट से तो कम है, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी के केस में 10 करोड़ से कम है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 50 करोड़ रुपीज से कम है, बट हैविंग पब्लिक बोरोइंग्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स और फाइनेंशियल डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज 50 करोड़ और मोर, लेकिन जो उसकी बोरोइंग्स है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पब्लिक डिपॉजिट से या फिर बैंक से वो 50 करोड़ है या फिर उससे ज्यादा है, तो भी उस कंपनी में भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 2, no listed company or a company belonging to such class or classes of companies as mentioned above shall appoint or reappoint, यानी कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में हमें ये बताया कि किसी भी लिस्टेड कंपनी को और या फिर वो क्लास ऑफ कंपनीज जो भी हमने डिस्क्राइब करे हैं 3 केसेस, उन कंपनीज को वो कंपनीज वो नहीं अपॉइंट नहीं कर सकती हैं या फिर रीअपॉइंट नहीं कर सकती हैं किसे, फर्स्ट एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को एज एन ऑडिटर वो अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट नहीं कर सकती हैं फॉर मोर देन 1 टर्म ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, यानी कि एक जो उसका कॉन्जिक्यूटिव टर्म होगा 5 ईयर्स का, उससे ज्यादा बार वो लिस्टेड कंपनी या फिर रेस्ट ऑफ द क्लास ऑफ कंपनीज उस इंडिविजुअल पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकती है। यानी कि एक कंपनी एक इंडिविजुअल पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years ओनली, एंड आफ्टर दैट कंपनी हैज टू चेंज द ऑडिटर। Then an audit firm as auditor for more than 2 terms of 5 consecutive years, और जो एक ऑडिट फर्म होती है उसे कोई भी कंपनी क्या कहते हैं 2 terms of 5 consecutive years, यानी कि एक कंपनी जो है वो किसी भी ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है सिर्फ और सिर्फ 10 years के लिए, यानी कि 2 terms of 5 consecutive years, लेकिन उससे ज्यादा उसे वो अपॉइंट या फिर रीअपॉइंट नहीं कर सकती है क्योंकि उसके बाद उसे ब्रेक देना होता है फॉर पीरियड ऑफ 5 years। So, an individual auditor who has completed his term under clause A shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of his term, यानी कि कोई इंडिविजुअल ऑडिटर था कंपनी का जिसका टेन्योर ऑफ 5 consecutive years कंप्लीट हो चुका है एज एन ऑडिटर इन अ कंपनी, तो उसके बाद वो इनएलिजिबल हो जाता है टू बी रीअपॉइंटेड एज एन ऑडिटर उसी इन द सेम कंपनी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी के लिए इनएलिजिबल होगा जिसमें वो अभी ऑडिटर था फॉर 5 years, यानी कि सिर्फ 5 साल तक के लिए इनएलिजिबल होगा उस सेम कंपनी में एज एन टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, और जैसे ही उसका 5 years का पीरियड कंप्लीट होगा वो फिर से एलिजिबल हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन दैट कंपनी। सेकेंडली, एन ऑडिट फर्म which has completed its term under clause B shall not be eligible for reappointment as auditor in the same company for 5 years from the completion of such term, और जो ऑडिट फर्म होती है उसका
नॉर्मल पीरियड होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ 5 years, यानी कि जैसे ही उसका टेन्योर कंप्लीट होगा 10 years का, उसके बाद वो जो ऑडिट फर्म है वो रीअपॉइंट या नहीं हो सकती है या फिर इनएलिजिबल हो जाती है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, सिर्फ और सिर्फ उस कंपनी में जिसमें वो अभी एज एन ऑडिटर अपॉइंटेड थी, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर द पीरियड ऑफ 5 years ओनली। जैसे ही उसका 5 पीरियड का टेन्योर कंप्लीट होगा, उसके बाद वो ऑडिट फर्म फिर से एलिजिबल हो जाएगी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन दैट सेम कंपनी। तो अब हम पढ़ लेते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड, यानी कि जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर है उससे रिलेटेड कुछ हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना होता है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। As on the date of appointment, no audit firm having a common partner or partners to the other audit firm whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial year shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years। यानी कि इसमें हमें क्या बताया गया है कि सपोज करो 2 ऑडिट फर्म्स हैं और उन 2 ऑडिट फर्म्स में एक कॉमन पार्टनर है, जैसे कि एबीसी कंपनी है और XYC कंपनी है, यानी कि जो सी पर्सन है वो दोनों ही कंपनी में कॉमन पार्टनर है, ये दोनों ही कंपनियां जो है वो ऑडिट फर्म्स हैं। तो अगर सी जो पर्सन है उसका एबीसी कंपनी का टेन्योर जो है 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन अल्फा लिमिटेड, की अल्फा लिमिटेड में वो रीअपॉइंट नहीं हो सकती है 5 years के लिए, तो यानी कि जो सी पार्टनर है उसकी वजह से जो दूसरी फर्म है जिसमें वो पार्टनर है XYC कंपनी, वो भी इनएलिजिबल हो जाएगी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन दैट अल्फा लिमिटेड। यानी कि अगर कॉमन पार्टनर है और अगर वो एक फर्म की तरफ से इनएलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन अ कंपनी, तो वो जिस दूसरी फर्म में पार्टनर है वो फर्म भी इनएलिजिबल हो जाएगी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन दैट कंपनी। नेक्स्ट, Every company existing on or before the commencement of this act, हर कंपनी जो कि एग्जिस्टेंस में थी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले से, which is required to comply with the provisions of this section, तो उस कंपनी के लोग को इस सबसेक्शन की जो प्रोविजंस है उनके साथ कंप्लाई करना होगा। shall comply with the requirements of this subsection, तो उसे इस सेक्शन की जो प्रोविजंस है उनके साथ कंप्लाई करना होगा within a period which shall not be later than the date of the first annual general meeting of the company held। तो जो उसका पीरियड होगा जिस टाइम पीरियड के अंदर उस कंपनी को इस सबसेक्शन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना होगा, तो वो जो पीरियड है वो जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की डेट होगी उससे पहले होना चाहिए विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 96 आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। यानी कि अगर कोई कंपनी इस एक्ट के कमेंस होने से पहले से ही एग्जिस्टेंस में है तो उस कंपनी को इस सेक्शन और सबसेक्शन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करना होगा, और अगर वो पहले से है तो उसे कंप्लाई करने के लिए इस सेक्शन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने के लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए होगा। तो वो टाइम पीरियड क्या होगा कि जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है, इस एक्ट की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी, एक्ट की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी उससे 3 years के बाद जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उस यहाँ तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ये जो एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी 3 years के बाद, एक्ट के कमेंस होने के 3 years के बाद जो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड होगी, उस टाइम पीरियड तक जो कंपनी है वो सेक्शन के प्रोविजंस के साथ कंप्लाई कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम वो नहीं ले सकती है। नेक्स्ट, it has also been provided that the right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from such office of the company shall not be prejudiced। और जो रोटेशन ऑफ ऑडिटर है इसके प्रोविजंस की वजह से जो ऑडिटर है उसे रिमूव करने का जो कंपनी के पास राइट होता है, और जो ऑडिटर के पास खुद का राइट होता है कि वो एज एन ऑडिटर उस कंपनी से रिजाइन कर सकता है, उनके तो रिजाइन करने का राइट जो ऑडिटर के पास है और जो कंपनी के पास राइट है ऑडिटर को रिमूव करने का, ये दोनों ही राइट्स जो है वो प्रेजुडाइज नहीं होंगे, वो इफेक्ट नहीं होंगे रोटेशन ऑफ ऑडिटर के प्रोविजंस की वजह से। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी में रिजॉल्व टू प्रोवाइड दैट, जो इस प्रोविजन के जो एक्ट के प्रोविजंस है उनके रिगार्डिंग में, in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such intervals as may be resolved by the members। तो जो ऑडिट फर्म है जो कि कंपनी ने अपॉइंट करा है एज एन ऑडिटर, तो जो उस फर्म के जो ऑडिटिंग पार्टनर्स हैं या फिर जो उसकी टीम है उसे रोटेट किया जाना चाहिए एक प्रॉपर इंटरवल के टाइम पर, जो भी
मेंबर्स के थ्रू एंड द ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय मोर देन वन ऑडिटर। और अगर हमने किसी ऑडिट फर्म को, कंपनी ने ऑडिट फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, तो उस केस में जो ऑडिट होगा वो एक से ज्यादा ऑडिटर कंडक्ट करेंगे। नेक्स्टली, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द कंपनीज शेल रोटेट देयर ऑडिटर्स। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रूल्स पास करके एक मैनर प्रेस्क्राइब कर सकती है जिसके थ्रू जो कंपनीज हैं उन्हें अपने ऑडिटर्स को रोटेट करना चाहिए। ये था हमारा टॉपिक रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। इसके कुछ प्रोविजंस रह गए हैं जो कि हम अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।